दोस्तों इंसान कभी कभी जब गलत रास्ते पर चलता है तो उसको लगता है कि सब कुछ उसकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा जैसा इस समय हो रहा है। लेकिन वो ये इंसान भूल जाता है कि वो जो गुनाह कर रहा है उसके किए की उसे सज़ा भी मिल सकती है। दोस्तों कहावत है कि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी होती है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को खोखला कर देती है और कई बार ये अवैध संबंध खून के प्यासे बन जाते हैं। और आज की कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, दरख्वास्त यही है कि इस चैनल को दोबारा से खड़ा करने में आप लोग अपना सहयोग दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं के अंदर एक मंदिर है, सरबोशबर साईं मंदिर। और इसी मंदिर के अंदर एक पुजारी रहा करते हैं जिनका नाम है मनोज शंखधार। मनोज शंखधार जिनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है और वो इसी सरबोशबर साईं मंदिर में एज ए पुजारी के तौर पर काम किया करते हैं और इसी मंदिर में रहा करते हैं। इलाके में इनका अच्छा नाम, अच्छा रसूख, अच्छा रुतबा है। लोग इनकी काम की वजह से इनकी इज्जत भी करते हैं। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नज़रों से भी देखते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है तो लोग उसकी इज्जत ही करेंगे। लिहाजा सरबोशबर साईं मंदिर में ये जो मनोज शंखाधार थे, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से इज्जत भी पाते थे। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 16 नवंबर साल 2025। और इसी 16 नवंबर साल 2025 को जब सुबह सुबह इस पूरे इलाके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। लिहाजा वो लोग जब इस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते क्या है कि जो मनोज शंखधार जी हैं, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, जो मंदिर में एज ए पुजारी के तौर पे काम करते हैं, वो इस मंदिर में मौजूद नहीं है। लिहाजा देखा जाता है जहाँ पर वो सोते थे। जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो देखते क्या है, जो मनोज शंखधार हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। और इस मंदिर के अंदर जो साक्ष्य, जो चीज़ें देखने से मिल रही थी, उसमें यह था कि मंदिर के अंदर से 2 चांदी के मुकुट जो है वो चुरा लिए गए थे। साथ के साथ जो पुजारी जी थे उनका मोबाइल भी चुरा लिया गया था और जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगे हुए थे उसका डीवीआर भी गायब कर लिया गया था। यानी देखने से ही लग रहा था ये पूरा मामला लूटपाट का मामला है। लिहाजा स्थानीय लोगों में गुस्से का आक्रोश भड़क उठता है। लोग गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और इस बात की जो सूचना होती है सीधा सीधा नज़दीकी पुलिस थाने में दे दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस थाने में ये सूचना मिलती है कि एक मंदिर के अंदर एक पुजारी जी हैं, उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है, साथ के साथ मंदिर के अंदर चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके पर पहुँच जाती है और उसके बाद में इस पूरे मंदिर के अंदर बहुत ही बारीकी से चेकिंग करती है और उसके बाद में जो मनोज शंखधार जी हैं उनकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था, लेकिन इधर सवाल था कि आखिरकार कौन ऐसा होगा जो मंदिर के अंदर घुसे, चोरी करे और उसके बाद में जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी हत्या कर भाग जाए। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरास हैं तो एक बार सीसीटीवी कैमरास को भी चेक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब मंदिर के अंदर के सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए पुलिस जाती है तो पाती है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनका जो डीवीआर था वो भी चुरा लिया गया था। यानी बात साफ थी, जो चोर थे बड़े ज़्यादा शातिर थे, वो किसी भी हाल में पुलिस की गिरफ्त में आना नहीं चाहते थे। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूटपाट का केस दर्ज करती है और इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस मनोज शंखाधार जो थे, जो मंदिर के पुजारी थे, उनकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी, इधर पुलिस इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि किसी ने इधर किसी को आते देखा, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो जाता हुआ दिखाई पड़ा हो। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो ये बता पाए कि हमने किसी को आते जाते देखा क्या। फिर पुलिस उसके बाद में इस एंगल पर भी छानबीन शुरू करती है कि कौन लोग सुबह सुबह आए थे और किन लोगों ने सबसे पहले मंदिर के अंदर ये सारी चीज़ें देखी। उन लोग भी बयान दर्ज करवाए जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे केस के अंदर अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में ना तो कोई क्लू था, ना कोई सबूत था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो आस पड़ोस के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है।
अब जब सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति मंदिर के अंदर आया था और सुबह को इस मंदिर के अंदर से वो व्यक्ति के साथ में 2 और लोग दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा भी दिखाई पड़ता था कि 2 लोग रात में आए थे और उसके बाद में मंदिर के अंदर जाने का जो गेट था वो गेट खुला, वो लोग अंदर चले गए। यानी कोई तो ऐसा था अंदर जिसने बुलाया था। अब पुलिस इन सारे ही मामलों में जब तहकीकात शुरू करती है तो पुलिस 3 लोगों की शिनाख्त करती है। इसमें एक व्यक्ति हिमांशु होता है, एक व्यक्ति का नाम विशेष होता है, एक का नाम नितेश होता है। दरअसल विशेष और नितेश के बारे में जब मनोज शंखधार के घर परिवार वालों से पूछा जाता है तो घर परिवार के जो लोग होते हैं ये बताते हैं कि मनोज के जो बड़े भाई प्रदीप शर्मा हैं उनके दोनों ये साले हैं, यानी विशेष और नितेश। अब ये बड़ी हैरत की बात थी कि विशेष और नितेश आखिरकार मंदिर में क्यों आएंगे और क्यों मनोज शंखधार की हत्या करेंगे और क्यों मंदिर के अंदर लूटपाट करेंगे। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस अब इन तीनों की तलाश करती है और आखिरकार चूंकि 16 नवंबर साल 2025 का ये पूरा वाकया था और अब 19 नवंबर साल 2025 आ चुकी थी, यानी इस पूरी घटना के अंदर देखेंगे तो आप लोग 3 से 4 दिन का लंबा समय गुजर चुका था। लिहाजा 19 नवंबर साल 2025 को बील्स रोड के पास से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इन तीनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है। जिस केस को महज पुलिस अभी लूटपाट का केस समझ रही थी और पुलिस सोच रही थी कि यहाँ पर पुजारी जी ने यहाँ पर चीख पुकार मचाने की कोशिश की होगी या फिर लूटपाट का विरोध करने की कोशिश की होगी, तो उसके बाद में इन लोगों ने हत्या कर दी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये तीनों लोग जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि उस पूरे इलाके के जितने भी लोग थे वो सन्न रह जाते हैं। दरअसल जो कहानी सुनाई जाती है उस कहानी के हिसाब से जो पुजारी थे मनोज शंखधार जी, उनके एक बड़े भाई जिनका नाम प्रदीप शर्मा है, उनकी शादी होती है विशेष और नितेश की बहन से। अब विशेष और नितेश की बहन से शादी होती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के बाद में मनोज शंखधार के जो बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी थे उनकी पत्नी का डेथ हो जाता है। अब पत्नी का जब डेथ हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही जो मनोज शंखधार थे वो प्रदीप शर्मा जी की साली से मोहब्बत कर चुके थे। अब प्रदीप शर्मा जी की साली से मनोज जी की मोहब्बत हो चुकी थी, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्तों में बन चुके थे। आए दिन मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन उधर उस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो हिमांशु के साथ में उस लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। अब हिमांशु के साथ में रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। अब लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जो मनोज शंखधार जी थे वो उस लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चला रहे थे, उसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बंधे हुए थे। अच्छा दोस्तों, कहा यह जाता है कि ये चीज़ें कितनी ही ज़्यादा छुपाई जाएँ, कितनी ही ज़्यादा बचाई जाएँ, आखिरकार लोगों को पता चल जाती है। और ऐसा ही कुछ इस कहानी के अंदर भी होता है। दरअसल जो हिमांशु थे, जिनकी पत्नी थी, जिस पत्नी के साथ में मनोज शंखधार का अवैध संबंध चल रहा था, उनको इस बात की सूचना लग जाती है। अब जब उनको इस बात की सूचना लगती है तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं। पत्नी सर इससे खारिज कर देती है। फिर वो और छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, बात तो सच है। अब इसी बात को लेकर हिमांशु और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े तकरार जैसी जो चीज़ें थी ये लगातार होने लगी थी। दोनों के बीच में कलेश इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिमांशी की जो पत्नी थी वो आखिरकार पुलिस कंप्लेंट करती है और इस हिमांशु के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है। हालांकि दहेज उत्पीड़न का केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन मामला पंचायत में पहुंचता है और पंचायत में इस केस को सॉल्व कर दिया जाता है। इस बीच हिमांशु और उसकी पत्नी की 2 बेटियां भी हो जाती है। धीरे धीरे जिंदगी सही चल रही थी। हिमांशु को वो लग रहा था कि उसकी पत्नी अब सुधर चुकी है, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वो आए दिन मनोज शंखधार जो पुजारी जी थे उनसे बातचीत किया करती थी। अब इसी बात को लेकर हिमांशु को ये बहुत ज़्यादा अटपटा सा फील हो रहा था कि उसकी पत्नी किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकातों में है। उधर जो मनोज जी थे वो भी किसी चीज़ से मानने को तैयार नहीं थे कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी से बाहर आ जाना चाहिए। लिहाजा हिमांशु के टोटल 5 साले थे। 3 साले जो बड़े वाले थे वो हिमांशु से थोड़ी दूरी रखा करते थे, लेकिन 2 छोटे वाले जो साले थे ये हिमांशु को बहुत ज़्यादा चाहते थे, हिमांशु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, उसकी हर बात माना करते थे। लिहाजा हिमांशु अपने दोनों सालों यानी विशेष और नितेश से इस बारे में जिक्र करता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी जो बहन है ये तुम्हारे ही जो बड़े वाले जीजा थे उनके ही भाई से नाजायज़ ताल्लुकातों में बंधी हुई है। लिहाजा उसके बाद में ये लोग हत्या की प्लानिंग करते हैं। हत्या की प्लानिंग के तहत 16 नवंबर साल 2025 को जो हिमांशु था ये मनोज शंखधार के पास पहुंचता है और मंदिर में ही रुक जाता है। उसके बाद में रात के 1:45 के आसपास
विशेष और नितेश भी बाइक से पहुंचते हैं। जो हिमांशु था वो दरवाज़ा खोल देता है और उस समय मनोज शंकदार जी गहरी नींद में सोए हुए थे। अब इसी बीच में ये तीनों के तीनों लोग मिलकर जो पुजारी जी मनोज शंकदार जी थे उनकी हत्या करते हैं और उसके बाद में इस पूरी वारदात को लूटपाट दिखाने के लिए मंदिर से 2 चांदी के मुकुट और मनोज जी का मोबाइल और जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उसका डीवीआर चुराकर ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी कहानी निकल के आई तो पुलिस भी बड़ा हैरान थी कि एक व्यक्ति जो इतना रिस्पेक्टेबल पर्सन है, समाज में इज्जत मिल रही है, और वो व्यक्ति भी कुछ इस तरीके से काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे अपनी जान ही गंवानी पड़ गई। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट सोहनलाल सेतिया जी का है। लिखते हैं गुड स्टोरी सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। अकील खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी। तो अकील खान जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में निदा आमिन है, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी सर। तो निदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी अच्छी लगी भाई, शुक्रिया। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। शाकिब फरहान जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मीना जी नमस्ते लिखती हैं, तो बहन नमस्ते, कैसी हैं आप। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी लिखती है नमस्ते सर जी, नाइस स्टोरी। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से, तो बहन नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गुफरान अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा पहला कमेंट्स है। तो गुफरान अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप। सुल्तियागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्तियागी शहर शहर से। तो भैया नमस्कार रेनू जी, कैसे हैं आप, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में गुफरान अंसारी लिखते हैं हमारे गांव का वीडियो है। तो गुफरान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरीन शर्मा है, लिखते हैं बहुत अच्छा शाबिज भाई। तो शरीन शर्मा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अशबाह लिखते हैं मुझे लगता है हर इंसान को अपने धर्म की पढ़ाई भी करनी चाहिए जिससे अच्छा और बुरे में फ़र्क समझ में आ जाए। घर पर भले ही हम लोग कन्वर्ट स्कूल में पढ़े हों पर घर पे दीन की तालीम ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। नागेश गौड़ है, लिखते हैं शो मी फ़ोटोज़ सर प्लीज़। तो फ़ोटोज़ थंबनेल पे लगा देता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये जीतू वर्मा है, लिखते हैं हेलो सर, मैं जीतू वर्मा और मैंने 2 महीने बाद आपकी जो भी स्टोरी हैं बाकी रह गई हैं तो उनको रोज़ दिन में सुन लेता हूँ। नमस्कार सर जी, 2 महीने के बाद आया हूँ। तो जितनी भी पुरानी स्टोरी हैं सब सुन रहे हैं हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं बेचारे लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, अफसोस। तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में पुरानंद ठाकुर हैं, लिखते हैं रुखसाना की गलती है सर जी। PR ठाकुर छत्तीसगढ़ से। तो PR ठाकुर जी शुक्रिया आपका। ज़ुबैर मुस्लिम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आजकल ये सब चल रहा है, बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं। तो राधेश्याम शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीन शर्मा लिखते हैं शाबिज भाई भतीजी तो बहन लगेगी रिश्ते में, फिर वह अपनी बुआ के बेटे यानी भाई से शादी कैसे होगी। तो शरीन शर्मा जी मुस्लिम में कज़न्स ब्रदर को अलाउ किया जाता है, इसी वजह से ये शादी हुई थी। उसके बाद में नसीर अहमद लिखते हैं भाई आजकल लड़के से ज़्यादा लड़की की इंक्वायरी होनी चाहिए। शादी के लिए हम लोग एक मीठी का बर्तन खरीदते हैं तो पानी डाल के अच्छे से चेक करते हैं। अच्छी बात कही आपने कि हम एक मिट्टी का भी बर्तन खरीदते हैं तो चेक करते हैं, जबकि शादी करते हैं तो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करते और हमें इंक्वायरी करनी भी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।